हेलो साथियों, मैं मनीष यादव एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल कंप्यूटर नगर में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में। हम लोग ये जानेंगे कि साइबर क्राइम होता क्या है और कौन कौन सी गलती आपको बड़ी ही भारी पड़ सकती है। दोस्तों, आज के समय में आप सभी लोग जानते हैं कि मोर देन 90% पीपुल सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। और हम सभी लोग फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं। कई बार जाने और अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलती हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें लीगल एक्शन हमारे ऊपर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। हम उन चीज़ों को गलत तरीके से लेके नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो गलत होता है, जिसके बारे में या तो हमें जानकारी नहीं होती है या कुछ अलग तरीके से गलत जानकारी कुछ लोग दे देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कुछ क्राइम कर जाते हैं। तो इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आप साइबर क्राइम के बारे में जानें और कौन सा क्रियाकलाप या कौन सी एक्टिविटी आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट पे या इंटरनेट पे गलत है, पुलिस के अंडर में गलत है, ऑफिशियली गलत है, लीगल नहीं है, जो कि आपके ऊपर उचित कार्रवाई हो सकती है उसको अगर आप क्रॉस करते हैं उस लिमिट को। तो आइए जानते हैं कि साइबर क्राइम का ओवरव्यू क्या है, कौन कौन सा ऐसी एक्टिविटी है सोशल मीडिया पे जो कि करने में वो साइबर क्राइम के अंडर में आती हैं और उसके ऊपर आपके ऊपर कठोरतम कार्रवाई हो सकती है। तो सबसे पहले मैंने ये जो ओवरव्यू ऑफ साइबर क्राइम है इसके PDF को डाउनलोड किया है उत्तर प्रदेश पुलिस के वेबसाइट से। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ये है ओवरव्यू ऑफ साइबर क्राइम जो कि हमने उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है यूपी पुलिस के। मैं यहाँ पे दिखाना भी चाहता हूँ। आप यहाँ पे uppolice.gov.in पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं कि सर्कुलर ऑफ DGP HQRS रूल्स अंडर IT एक्ट 2008, IT एक्ट 2000, ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग। यहीं पे आपको सेक्शन है उसका जहाँ से मैंने डाउनलोड किया है ओवरव्यू ऑन साइबर क्राइम PDF 2.2 MB। तो यहाँ से आप उस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध करा दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कौन कौन सा ऐसा एक्टिविटी है जो कि साइबर क्राइम के अंडर में आता है। तो मैं इसको बड़ा करता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम यहाँ पे दिख रहा है, पहला जो है सोशल मीडिया वेबसाइट या प्लेटफॉर्म रिलेटेड क्राइम। ये जो क्राइम है ये सोशल मीडिया वेबसाइट या किसी इस तरीके के प्लेटफॉर्म के अंडर में आता है। पहला जो इसमें सेक्शन है वो है फेक प्रोफाइल। फेक प्रोफाइल आर ऑफ्टन यूज्ड टू कमिट साइबर क्राइम एनोनिमसली और विद एन अनट्रेसेबल आइडेंटिटी। मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ लीजिए कि अगर आप कोई भी फर्जी ID बनाते हैं, फेसबुक पे बनाते हैं, ट्विटर पे बनाते हैं या व्हाट्सएप पे बनाते हैं, कोई भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट पे अगर आप फेक प्रोफाइल बनाते हैं जो कि आपके आइडेंटिटी को प्रूफ नहीं करती है, उसमें आपको ये नहीं पता चलता है कि आप ही हैं जो उसको यूज कर रहा है, उसकी आइडेंटिटी अगर कंफर्म नहीं होती है तो फेक प्रोफाइल माना जाएगा और वो साइबर क्राइम के अंडर में आएगा। तो ये जो पहला क्राइम आता है ये है फेक प्रोफाइल। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है साइबर डिफेमेशन। डिफेमिंग एन इंडिविजुअल और ए कंपनी वेबसाइट देयर बाई कॉजिंग एम्बरेसमेंट एंड ऑल्सो लॉस। मतलब कि आप किसी को भी किसी प्रकार से बदनाम नहीं कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो किसी को भी अगर आप इंटरनेट के थ्रू या साइबर क्राइम करते हैं, मतलब कि जैसे सोशल नेटवर्किंग के थ्रू या किसी भी वेबसाइट के थ्रू, किसी भी वीडियो के थ्रू अगर आप किसी को डिफेम करने की कोशिश करते हैं तो वो भी साइबर क्राइम के अंडर में आता है। तो इससे भी आपको बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर इस टाइप की कोई भी चीज़ें करते हैं तो साइबर क्राइम के अंडर में आएगा और वैधानिक कार्रवाई आपकी की जा सकती है। अगला हमारे पास जो है
वो है साइबर स्टैकिंग, रिपीटेड एक्ट हैरेसमेंट और थ्रेटनिंग बिहेवियर ऑफ द साइबर क्रिमिनल टुवर्ड द विक्टिम बाय यूजर इंटरनेट सर्विस। यहाँ पे भी किसी को भी आप कोई हैरेस नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसा बिहेवियर नहीं कर सकते हैं जिसके वजह से सामने वाला हैरेसमेंट में आ जाए, कोई भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट के थ्रू। तो ये भी एक साइबर स्टैकिंग भी एक साइबर क्राइम के अंडर में आता है, जिससे भी आपको बचना चाहिए। और अगला हमारे पास जो है साइबर पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी इज पोस्टिंग, पब्लिशिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑप्शंस मैसेज, फोटोग्राफ्स, वीडियो एंड टेक्स्ट थ्रू ईमेल, वेबसाइट, चैटिंग, अदर फोरम्स ओवर द इंटरनेट। चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज वन ऑफ द बिगेस्ट वेंचर ऑन द इंटरनेट। दोस्तों, अगर आप कोई भी पोर्नोग्राफी को प्रमोट करते हैं या किसी भी गलत तरीके की वीडियो को कहीं भी शेयर करते हैं, चाहे वो वीडियो के फॉर्म में या फोटोज के फॉर्म में या मैसेज के फॉर्म में, या उसको ईमेल पे अगर आप सेंड करते हैं, कोई वेबसाइट पे अपलोड करते हैं या चैट करते समय उसको यूज करते हैं, या किसी भी फॉर्म में अगर इंटरनेट पे आप यूज करते हैं, तो बिल्कुल ही गलत है। और बेसिकली इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है वो बिगेस्ट वेंचर है इंटरनेट पे, तो इससे एकदम बिल्कुल आपको बचना चाहिए। ये बिल्कुल इलीगल है, इसमें आपको कठोर से कठोर कार्रवाई होगी अगर इसके अंडर में आपके ऊपर कोई FIR करता है या केस करता है तो साइबर पोर्नोग्राफी में हम लोग ये जानेंगे कि कोई भी गलत टाइप का कंटेंट, किसी तरीके का न्यूड वीडियो हुआ या कोई भी गलत मैसेज हुआ, गलत फोटो हुआ, कहीं भी इंटरनेट पे किसी तरीके से शेयर या किसी को कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे अपलोड करने से बिल्कुल बचें। यहाँ पे जिस तरीके से एडल्ट कंटेंट, यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड टू इंटर दिस साइट्स। ऐसा नहीं है कि अगर आप 18 ईयर से ज़्यादा हैं तो इस तरीके के क्राइम को कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। 18 ईयर से अगर आप ज़्यादा एज के हैं फिर भी आपको बचना चाहिए। कुछ ऐसा कंटेंट होता है यूट्यूब पे कि एनॉनिमसली हम सीन करते हैं, तो उसमें ऑप्शन मांगता है कि अगर आप 18 ईयर के हैं तो ओके करें, लेकिन फिर भी जो साइबर क्राइम के अंडर में आता है उससे आपको बिल्कुल बचना चाहिए। email related crimes, email spoofing, message from fraudster appearing to be from a genuine source like bank seeks personally identifiable information to perpetrate fraud on the victim। दोस्तों, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई बड़ी बड़ी मल्टी लेवल कंपनी के नाम से हमारे पास मेल आता है, जैसे यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं स्पूफ ईमेल में admin@paytm.com। हालांकि ये admin.paytm.com जो है ये पेटीएम से मैसेज नहीं होता है। इसी तरीके से कोई आपको SBI से कर सकता है, HDFC से कर सकता है, जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, या जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक से कर सकता है। और उसमें लिखा रहेगा कि यू ओन द 50 लाख रुपीज़, 30 लाख रुपीज़, यू ओन द कार, या कुछ इस तरीके से लिखा रहेगा कि फ्री में 50 लाख का लोन लेने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, तो वो भी क्राइम माना जाता है। उसको ईमेल स्पूफिंग बोला जाता है। ईमेल के थ्रू अगर किसी को भी हम उत्तेजित करते हैं ये सब गलत काम करने के लिए, गलत इन्फॉर्मेशन सेंड करके किसी मल्टी लेवल कंपनी या कोई अच्छे रेप्यूटेड कंपनी के नाम को यूज करके, तो एक ईमेल स्पूफिंग के अंडर में आता है। वो भी एक साइबर क्राइम है जिससे आपको 100% बचना चाहिए, इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आप सावधान रहें, ऐसा कोई भी ईमेल आता है तो एक बार उसे उस हिसाब से सीरियस ना लें और रिपोर्ट करें, और उसके चक्कर में कहीं भी कोई लिंक पे क्लिक ना करें। अगला हमारे पास है फिशिंग, यूजिंग स्पूफ ईमेल्स और डायरेक्टिंग द पीपल टू फेक वेबसाइट टू डिसीव देम इनटू डिविलिंगिंग पर्सनल फाइनेंशियल डिटेल्स सो दैट क्रिमिनल कैन एक्सेस देयर अकाउंट। दोस्तों, यहाँ पे सबसे इसका एग्जांपल मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझाता हूँ। फिशिंग का मतलब होता है कि कोई भी वेबसाइट का दिखने लायक सेम इंटरफेस के साथ दूसरी वेबसाइट डिजाइन की जाती है। जैसे मान लीजिए facebook.com, तो उसके सोर्स कोड को जो हैकर होते हैं या जो इस तरीके के गलत काम को करते हैं, तो एक नामी वेबसाइट जो होती है, मान लीजिए कोई बैंक की वेबसाइट हुई या कोई ट्रस्टेड वेबसाइट हुई जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, जहाँ पे आप पासवर्ड डालने में कोई भी संकोच नहीं करते हैं, तो कुछ उस तरीके का सेम एकदम 100% उसी तरीके की वेबसाइट दिखेगी, लेकिन जो वो सोर्स कोड होता है वो कहीं से कॉपी करके कोई थर्ड पर्सन उसे यूज किया रहता है और आपको लिंक के फॉर्मेट में उसे सेंड करेगा या ईमेल पे सेंड करेगा कि लॉग इन टू विन दिस आइटम्स, चाहे जो भी कुछ लिखा रहेगा, लॉग इन टू विन रिचार्ज, लॉग इन टू विन आईफोन, इस तरीके का आपको वहाँ पे लुभाने की कोशिश किया जाता है। जिसमें आप वेबसाइट को अगर ओपन करते हैं, उस वेब पेज को ओपन करते हैं, तो वहाँ पे आपका आईडी पासवर्ड लिया जाता है, जिससे आपके फाइनेंशियल लॉस होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। नेट बैंकिंग से रिलेटेड डेटा है या कोई आपका इंपॉर्टेंट पासवर्ड है जो हम लोग डाल देते हैं, तो इससे भी आपको बचना चाहिए। ये होता है फिशिंग अटैक, ये भी साइबर क्राइम के अंडर में आता है।
अगला हम लोग देखते हैं email bombing is sending a large number of the email to the victim resulting in victim email account in case of individual और mail server in case of company। दोस्तों यहाँ पे यही मतलब है कि स्पैम टाइप का मैसेज, कुछ मतलब ज़्यादा संख्या में अगर कोई फर्जी हम लोग फालतू मैसेज भेजते हैं उसे ईमेल बॉम्बिंग कहते हैं, वो भी एक साइबर क्राइम के अंडर में आता है। और अगला हमारे पास है स्पैमिंग सेंडिंग अनसॉलिसिटेड मेल्स एंड मैसेज। दोस्तों आप देखते होंगे कि 140 से बहुत सारी फर्जी कंपनी का आपके ऊपर कॉल आता रहता है और उसी तरीके से हमें मेल भी आता रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं अर्न $1000 वो योर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, कुछ इस तरीके का स्पैम होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ आपको फंसाने के लिए वो सेंड किया गया होता है, तो उससे भी आपको बचना चाहिए। और ये अगर आप पहचान लेते हैं कि कौन किया है तो उसके खिलाफ आप कंप्लेन भी कर सकते हैं और वो भी एक साइबर क्राइम के अंडर में ही आता है। email frauds, intentional deception made for personal gain or to damage another individual through emails, Nigerian fraud, investment scheme fraud, job fraud, lottery fraud, email spoofing, phishing, email bombing, chain mail fraud। अभी इससे पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया वही ईमेल के थ्रू किया गया कोई भी फ्रॉड जो कि लीगल ना हो, किसी जॉब के बहाने की यहाँ पे आपको 50,000 की जॉब मिल जाएगी, अप्लाई हियर क्लिक हियर, कोई लॉटरी से रिलेटेड आपको मेल आया हो या कुछ और फिशिंग से रिलेटेड अटैक, ईमेल बूमिंग है, चेन मेल है, इस तरीके का कोई भी ईमेल अटैक के थ्रू अगर कोई एक्टिविटी करता है तो साइबर क्राइम ही है। अगला हमारे पास है फाइनेंशियल क्राइम, डेबिट क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ एन इंडिविजुअल क्रेडिट कार्ड और कार्ड इंफॉर्मेशन टू मेक परचेज और टू रिमूव फंड फ्रॉम द कार्ड होल्डर अकाउंट। दोस्तों इससे आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज के ज़माने में, आज के समय में बहुत सारा इस तरीके से जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और जिनके पास डेबिट और क्रेडिट कार्ड होता है, फालतू में कॉल करके कि सर आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो चुका है, या अगर हम घर में ही कोई वैसे लोग होते हैं जो थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं कि जैसे क्रेडिट कार्ड का या डेबिट कार्ड का नंबर हो, CVV हो, एक्सपायरी डेट हो और OTP हो, तो आपके वो कैश को विड्रॉ कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बिना किसी के परमिशन के, अगर मान लीजिए मेरा कार्ड है तो मेरे परमिशन के विदाउट किया गया कोई भी ट्रांजैक्शन वो साइबर क्राइम है और उसके लिए हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये है डेबिट या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, जिसके वजह से मेरे ओनर के परमिशन के बिना कोई भी ट्रांजैक्शन किया गया चोरी के फॉर्म में, मतलब कि हमें जानकारी ना हो और मेरे कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन कर दिया है, तो ये एक साइबर क्राइम है। Example, scheming is a kind of credit या debit ATM chip SIM card fraud in which a handheld device called schemer is used to capture the information contained in it। दोस्तों यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि इसमें स्कीमिंग एक प्रकार का ATM कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, सिम कार्ड फ्रॉड हैंड हेल्ड डिवाइस है, इसको यूज करके हम लोग यूजर के इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं, कैप्चर करते हैं। द डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड ऑन टू ए कंप्यूटर सिस्टम लेटर, और फिर बाद में उस डेटा को हम लोग अपने कंप्यूटर पे, जो हैकर होते हैं जो गलत काम इस तरीके का करते हैं, वो लोग इस डेटा को अपने कंप्यूटर पे सेंड कर लेते हैं। द इन्फॉर्मेशन लाइक, वो तो जो इन्फॉर्मेशन होता है वो नाम हो सकता है, क्रेडिट कार्ड का नंबर हो सकता है, एक्सपायरी डाटा हो सकता है, कैन बी यूज टू क्रिएट फेक क्रेडिट कार्ड, वो किसी फेक क्रेडिट कार्ड को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो लोग। डुप्लीकेट कार्ड रीडिंग डिवाइस प्लेस ओवर एग्जिस्टिंग वन, ये जो है डुप्लीकेट कार्ड रीडर डिवाइस है, और डिवाइस रीड योर कार्ड वाइल अ पिन होल कैमरा रिकॉर्ड योर इंटरिंग पिन, ये हमारा जो कार्ड लगाते हैं हम लोग, प्रिंट जब यहाँ पे पिन डालते हैं ATM मशीन में, तो ये रीड करता है कि ये कार्ड सही है कि नहीं। डिवाइस रिमूव्ड एंड अटैच टू लैपटॉप टू डाउनलोड कार्ड डिटेल्स, और यहाँ पे हम लोग ये डिवाइस से, लैपटॉप से कार्ड के डिटेल को डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे अटैच करते हैं। ये था फाइनेंशियल क्राइम्स। और इलीगल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, पेमेंट फ्रॉड इज वन टाइप ऑफ फॉल्स और इलीगल ट्रांजेक्शन कंप्लीट बाय साइबर क्रिमिनल। द परपेट्रेटर्स डिप्राइव्स द विक्टिम ऑफ फंड्स, पर्सनल प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन सेंसिटिव। दोस्तों यहाँ पे भी वही है कि अगर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कोई भी बिना किसी के मर्जी से इलीगल टर्म से हम लोग कहीं भी किसी वेबसाइट पे कोई परचेज कर लेते हैं या कोई प्रॉपर्टी बेच देते हैं, या हमारे पास अगर मान लीजिए कोई वेबसाइट है मेरे फ़ोन में, अगर मैंने अपने कार्ड डिटेल को, नेट बैंकिंग डिटेल को पहले से ही लॉगिन करके रखा है और मेरे नामौजूदगी में कोई अगर मेरे डेटा को, सेव किए हुए डेटा से अगर कोई ट्रांजेक्शन कर देता है, इलीगल ट्रांजेक्शन करता है, गलत ट्रांजेक्शन करता है,
जो कि मेरे जानकारी में नहीं है, तो उसे भी हम लोग साइबर क्राइम ही कहेंगे, और वो इलीगल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के कैटेगरी में आता है। अगला हमारे पास है जॉब फ्रॉड। आप सभी लोग जानते होंगे कि आज के समय में सबसे ज़्यादा ये होता है कि जैसे आपको फ़ोन आता है कि सर अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, अगर आप 12th पास हैं या ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको 40,000 सैलरी की जॉब है, और सबसे पहले आपको 5,000, 10,000, 1,500, 2,000 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कराते हैं, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप जिस नंबर से वो फ़ोन आया रहता है वो कभी लगता उगता नहीं है, या जिस वेबसाइट से आपको मैसेज या मेल आता है वो भी उससे कुछ आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, और आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। तो इससे भी बच के रहें, इस तरीके की जो भी जॉब फ्रॉड कंपनी है, और ये भी एक साइबर क्राइम के अंडर में ही आता है। यहाँ पे लिखा है जॉब फ्रॉड ऑकर्स व्हेन अ स्कैमर पोसेस एन एम्प्लॉयर और रिक्रूटर एंड ऑफर्स अट्रैक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विच रिक्वायर दैट द जॉब सीकर पे मनी इन एडवांस। कुछ इस तरीके का आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएंगे जिससे आप लगेगा कि नहीं हमें जाना चाहिए, करना चाहिए, और आप जाने अनजाने में उन लोगों को पैसा दे देते हैं एडवांस में, जिससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। आपकी मेहनत की कमाई है, तो इससे भी आपको बचना है, और ये भी एक साइबर क्राइम के अंडर में आता है। अगला है लॉटरी फ्रॉड। A type of advance fee fraud which begin with an unexpected email notification, phone call और mailing। ये भी एक तरीके का फ्रॉड है जो कि फ़ोन कॉल या नोटिफिकेशन, ईमेल नोटिफिकेशन और मेल के द्वारा किया जाता है, किसी लॉटरी से रिलेटेड कि आपको लॉटरी लग गई है, आप इतने रुपए जीत गए हैं, जैसे इस तरीके का कॉन्ग्रेचुलेसन्स, यू आर ए विनर, प्लीज़ फिल इन योर बैंकिंग इन्फो एंड वी विल बी हैप्पी टू स्कैम यू। ये लोग कहते हैं कि आप अपने बैंकिंग डिटेल को यहाँ पे फिल कर दीजिए और हम सारे पैसे उसी में सेंड कर देंगे। तो इससे आपको 100% बचना चाहिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और ये इसके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये एक साइबर क्राइम है। अगला है इंश्योरेंस फ्रॉड। बहुत सारी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी हम लोगों को मेल या मैसेज या फ़ोन कॉल के द्वारा करते हैं। अगर दोस्तों अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी वाले के पास बैठ जाते हैं तो उनकी पॉलिसी को समझने के बाद लगता है कि जीने से ज़्यादा मरने में ही फ़ायदा है, लेकिन वो तो एक अलग कंडीशन हो गई कि जो ट्रस्टेड LIC सिस्टम है वो आपको अपने पॉलिसी के बारे में समझाते हैं, लेकिन जो इंश्योरेंस के द्वारा फ्रॉड किया जाता है वेबसाइट के थ्रू या फ़ोन कॉल के थ्रू या मेल के थ्रू, वो भी एक साइबर क्राइम है। व्हेन समवन प्रोवाइड फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू एन इंश्योरेंस कंपनी इन ऑर्डर टू गेन समथिंग ऑफ वैल्यू। मतलब दोस्तों अगर किसी ने किसी इंश्योरेंस कंपनी को गलत जानकारी दिया है अपने पर्सनल गेन के लिए, तो एक साइबर क्राइम माना जाता है। शुड नॉट हैव रिसीव्ड इफ द ट्रूथ हैड बीन टोल्ड। उसको वो चीज़ें रिसीव नहीं होगी, जबकि अगर वो सच नहीं सामने आता है तो पता नहीं चलता है, तो सही नहीं बोला है, तो उसको भी कमिटेड इंश्योरेंस फ्रॉड कहा जाएगा। अगला हमारे पास है पॉन्जी स्कीम। एक सेकेंड, पता नहीं क्यों, हाँ, ये है हमारे पास पॉन्जी स्कीम फ्रॉड। पॉन्जी स्कीम फ्रॉड होता है कि जैसे आप देखते होंगे आज के समय में इसका जीता जागता उदाहरण नेटवर्क मार्केटिंग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे नेटवर्क मार्केटर खराब हैं या जितने लोग हैं सब फेक हैं, लेकिन मैक्सिमम आज के समय में हो रहा है कि कुछ लोग होते हैं एक कंपनी बनाते हैं, कोई छोटी सी कंपनी का नाम रख देते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराते हैं कि आप 1,500 रुपये जमा करिए, आपको 25,000 रुपये, 10,000 रुपये, 8,000 रुपये, लाख रुपये मिलेगा, करोड़ रुपये मिलेगा, और ऐसे ऐसे करके बहुत एक लंबी टीम तैयार कर लेते हैं, और सेम उसी पैसे को जो नए कस्टमर आते हैं कुछ दिन तक पिछले वालों को देते हैं, और बाद में जब मोटी रकम हो जाती है, जब हम अपने सारे पैसे को उसी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो लेके भाग जाते हैं। तो ये होता है पॉन्जी स्कीम फ्रॉड। फेक इन्वेस्टमेंट दैट वन स्कीमर और ग्रुप ऑफ स्कीमर गेट अदर पीपल टू गिव मनी। आई फाउंड अ ग्रेट वे टू मेक मनी फास्ट। द मोर यू गिव मी द मोर आई कैन इन्वेस्ट इन कॉज एंड मोर आई कैन अर्न फ्रॉम अस ऑल। These scheme always stop one of three way. The schemer run away with the money they got. This is what schemers try to do. The schemer run out of money. They will be unable to promise money back right away. This is called liquidity and make investor panic and demand their money back, often all at once. Authority or some
टाइम स्टिल ब्लॉर्स ऑन द इनसाइड फाइंड आउट अबाउट द स्कीम। कुछ इसी तरीके का मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया है कि पैसा ले लेते हैं, बाद में पैनिक क्रिएट हो जाता है लोगों में जो भी उसमें इन्वेस्ट किए रहते हैं कि हमारा पैसा वापस कर दीजिए, और कुल मिला जुला के इसमें जो कस्टमर होते हैं, मेंबर होते हैं, उनका नुकसान ही होता है, और ये एक फ्रॉड होता है जो कि साइबर क्राइम के अंडर आता है। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का, ये फिगर से आप समझ पा रहे होंगे। अदर साइबर क्राइम में क्या आता है? हैकिंग, अनऑथराइज यूज और अटेम्प्ट टू क्रिमिनेट ऑफ द बाईपास द सिक्योरिटी मैकेनिज्म ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। दोस्तों, अगर हैकिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का या ग्रुप ऑफ पर्सन का अगर आप गलत तरीके से पासवर्ड यूज कर रहे हैं, पासवर्ड लेने की कोशिश कर रहे हैं, हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, या हैक कर चुके हैं या कोशिश कर रहे हैं, आप देख रहे हैं अटेम्प्ट टू सरकमवेंट, वो अटेम्प्ट करना भी, कोशिश करना भी एक तरीके से साइबर क्राइम ही है। और बहुत केस में आप लोग देखते होंगे, साइबर सिक्योरिटी की स्टडी आप करेंगे तो वहाँ पे OTP बाईपास करते हैं, बहुत लोग ईमेल बाईपास करते हैं। ये सारे जो भी इस तरीके के हैकिंग के अंडर में सिस्टम आता है वो हमारे लिए एक साइबर क्राइम है। और ऐसा नहीं है कि हैकिंग गलत है। अगर आप जैसे वाइट हैट हैकर जो भी होते हैं, और जो हमारे गवर्नमेंट के लिए, हमारे जो मान लीजिए कि अगर बैंक में हमारे सॉफ्टवेयर में कोई कमी है, उस कमी को अगर हैकर कोई दूर करता है, और हैकर उस लिए, जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि हैकर मेनली 3 प्रकार के होते हैं, ब्लैक हैट हैकर, वाइट हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर। तो जो ब्लैक होते हैं वो मान के चलिए कि चोरी चमारी के लिए करते हैं, गलत तरीके से, हमेशा वो गलत होते हैं। वाइट हैट हैकर जो होते हैं वो एक तरीके से लीगल हैकर होते हैं, वो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं या किसी अच्छे रेगुलेटरी बॉडीज के लिए काम करते हैं। उनका जो हैकिंग करने का या प्रॉब्लम खोजने का, प्रॉब्लम ट्राई करने का मतलब, कहीं भी अगर कोई वो कमी निकालते हैं, सिक्योरिटी इश्यू फाइंड करते हैं, तो वो एक लीगल टर्म में करते हैं और किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करते हैं। तो वो होता है वाइट हैट हैकर। और ग्रे हैट हैकर बेसिकली गलत तरीके से ही वो भी पासवर्ड यूज करते हैं, लेकिन वो मजाक के तौर पे, जैसे किसी फ्रेंड की फेसबुक आईडी पासवर्ड ले लिए या फिर पैसे की डिमांड कर रहे हैं, तो बेसिकली इलीगल टर्म कहा जाए तो ब्लैक हैट हैकर गलत होता है, ग्रे हैट हैकर को भी हम लोग गलत कहेंगे, और वाइट हैट हैकर सही होता है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से, गलत तरीके से किसी का पासवर्ड हम ले रहे हैं, OTP बाईपास करने का कोशिश कर रहे हैं, ईमेल बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं, या अदर कोई भी नेसेसरी डिटेल पासवर्ड हम लोग बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं या कर चुके हैं किसी भी इलीगल टर्म्स में, तो एक साइबर क्राइम के अंडर में आता है, जिसके उपलक्ष्य में आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो इससे आपको 100% बचना चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वायोलेशंस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP theft is defined as theft of material that is copyrighted, the theft of trade secret and trademark violation। दोस्तों, किसी भी तरीके से किसी के कॉपीराइट इश्यू को आप किसी तरीके से वायलेट करते हैं, वो अगर किसी के किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी है, वो उसका कॉपीराइट वर्जन है, मान लीजिए कि मेरी वीडियोज है, मेरी इमेज है, मेरी फोटो है, उसको भी अगर कहीं भी गलत तरीके से यूज करते हैं, किसी का ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, तो वो भी एक साइबर क्राइम के अंडर में ही आता है, जो कि गलत है। डॉस अटैक, डॉस या DDoS अटैक, इट्स अ मल्टीट्यूड ऑफ द कंप्रोमाइज सिस्टम अटैक अ सिंगल टारगेट कंप्यूटर thereby causing denial of service for users of the targeted system. The flood of incoming message to the target system essentially forces it to shut down, thereby denying service to system to legitimate users। दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि ये आप देख सकते हैं कि एक सिस्टम को इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे सिस्टम टारगेट करते हैं और बहुत सारे उसको मैसेज करते हैं, और कुछ इस तरीके का मैसेज उसके पास आता है, सिस्टम मैसेज आता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है और उसमें के डेटा चोरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, डेटा को उड़ा लिया जाता है। ये टारगेट सर्वर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का, ये अटैकर है, ये इंटरनेट पे अटैक कर रहा है, ये ज़ॉम्बीज़ हैं, और ये टारगेट सर्वर किया गया है। कुछ इस तरीके के सिस्टम से अटैक किया जाता है, डॉस अटैक। ये भी एक तरीके से साइबर क्राइम है।
अगला वायरस या वॉर्म्स अटैक्स, अ सेल्फ रिप्लेटिंग प्रोग्राम दैट रन एंड स्प्रेड बाय मॉडिफाइंग अदर प्रोग्राम और फाइल्स, अ सेल्फ रिप्लिकेटिंग सेल्फ प्रोपागेटिंग सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम दैट यूजेज नेटवर्क मैकेनिज्म टू स्टेट। दोस्तों कई बार आप देखते होंगे कि इररिलेवेंट सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है, उसको जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो या कोई नोटपैड फाइल होती है जिसको ओपन करते हैं तो हमारा सिस्टम बंद हो जाता है या काम नहीं करता है, तो वो एक वायरस या वॉर्म अटैक होता है जो कि साइबर क्राइम के अंडर में ही आता है। Malware attacks, a program that is inserted into systems, usually covertly with the intent of compromising the confidentiality, integrity or availability of the victim data, applications or operating system or of otherwise annoying or जो अभी हमने बताया दोस्तों, ये जो वायरस या वर्म अटैक था, इसमें वायरस जैसे मान लीजिए कि हमने कोई पेन ड्राइव लगाया, कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगाया या किसी फाइल के रूप में भी आ सकता है वायरस। और यहाँ पे क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डाला जाता है, कोई प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया जाता है उस तरीके का, जो कि वो प्रोग्राम बनाया ही गया होता है हमारे डेटा को चुराने के लिए, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान करने के लिए, हमारे जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है उसको हैक करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैलवेयर अटैक्स। ये भी एक साइबर क्राइम है। और उसके बाद स्पाईवेयर, इट इज ए टाइप ऑफ मैलवेयर दैट इज सेक्रेटली और सरप्राइजली इंस्टॉल्ड इनटू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम टू गैदर इंफॉर्मेशन और इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन विदाउट देयर नॉलेज, टाइप ऑफ मैलिशियस कोड। यह एक मैलिशियस कोड होता है जो कि किसी भी सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया जाता है और सेक्रेटली इंस्टॉल किया जाता है। जैसे कि आप मोबाइल में जानते होंगे कि एक ट्रूथ स्पाई टाइप का आता है जिसको इंस्टॉल करने पे हमारे सिस्टम में वो इंस्टॉल तो हो जाता है हमारे एंड्रॉयड में, लेकिन जब आप अपने एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो वहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन, अलग तरीके का एप्लीकेशन दिखता नहीं है, उसका एक कोड होता है, उस कोड को अपने डायल पैड पे डायल करेंगे तो ऑटोमेटिक वो सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो जाता है। तो कुछ उस तरीके का सॉफ्टवेयर अगर किसी के सिस्टम में डाल दिया जाता है विदाउट यूजर के, ओनर के नॉलेज के बिना, किसी भी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसके इंफॉर्मेशन को अचीव करने के लिए गलत तरीके से, इलीगल टर्म्स में उसको स्पाईवेयर्स बोला जाता है। ये भी एक साइबर क्राइम है। साइबर पोर्नोग्राफी इज पोस्टिंग, पब्लिशिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑप्शंस मैसेज। दोस्तों पोर्न वीडियो, आपको किसी भी तरीके से पोर्नोग्राफी फोटो है, न्यूड फोटो है, गलत तरीके से बनाई हुई वीडियो को, चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज वन ऑफ द बिगेस्ट वेंचर ऑन द नेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके का कोई भी कृत्य करने से आप बचें, किसी भी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या अपने फ़ोन में ही इस तरीके की कोई भी चीज़ों को ना रखें, ना किसी को शेयर करें, ना किसी का गलत तरीके से इस टाइप का वीडियो बनाएं, ना कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे अपलोड करें। Web defacement, attacks on a website that change the visual appearance of the site or web page. These are typically the work of the defacers who break into the web server and replace the hosted website with one of their own. दोस्तों इसका मतलब ये है कि कोई भी वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट को अटैकर द्वारा उसके वेब सर्वर को हैक कर दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है और अपने होस्टिंग सर्विस में, वो अपने वेब सर्वर में उसको इंस्टॉल कर लेता है, ऐड कर लेता है और उस वेबसाइट के अपीयरेंस को चेंज कर देता है। उसमें बहुत सारे नाम या एनिमेशन को, ग्राफिक्स को, वीडियो को, कंटेंट को इधर उधर कर देता है विदाउट यूजर के परमिशन के, विदाउट जिसकी वेबसाइट है, तो एक साइबर क्राइम के अंडर में आता है। और ये है सलामी अटैक, अ प्रोग्राम अटैक विच इज इम्प्लीमेंटेड इन स्मॉल मीन टू बी अननोटिसेबल्स इंक्रीमेंट्स। दिस अटैक इन्वॉल्व मेकिंग अल्टरेशन सो इनसिग्निफिकेंट दैट इज इजिली कॉन्केल्ड एंड वुड गो कम्प्लीटली अननोटिस। अटैक आर यूज फॉर कमीशन ऑफ फाइनेंशियल क्राइम। दोस्तों एक छोटे तरीके से बहुत ही छोटा मैसेज आ गया और उसको हम लोग सलामी अटैक बोलते हैं, और उसके उपलक्ष्य में कोई आपके डेटा को लूज कर लेता है, कोई आपके डेटा को चुरा लेता है और मोटी रकम आपसे मांगी जाती है। वो क्रिप्टो करेंसी में मांगी जा सकती है, बिटकॉइन में, कि आप इतना बिटकॉइन दीजिए तो मैं आपके सिस्टम को फ्री करूंगा, या जो भी आपके डेटा को चुराया है उसने, उसके बदले में आपके सिस्टम को सही करने के बदले में या आपके डेटा को वापस लौटाने के बदले में वो आपसे मोटी फाइनेंशियल टर्म्स में पैसा मांग सकता है, बिटकॉइन के फॉर्म में या क्रिप्टो करेंसी, कोई भी जिस तरीके से वो लोग अपना मांगते होंगे। तो ये एक साइबर क्राइम है जिसको किसी भी प्रकार से किसी भी इंसान को नहीं करना चाहिए। अगर वो टेक्निकल भी है और साइबर सिक्योरिटी की जानकारी भी रखता है तो उसको पता होना चाहिए कि ये एक साइबर क्राइम के अंडर में आता है।
internet time theft, it is used by an unauthorized person of the internet hours paid by another person. The person who get access to someone else ISP user ID and password either by hacking or gaining access by illegal means and using is to gain access without the other. दोस्तों इसका मतलब सीधा सीधा है कि जैसे आप फेसबुक से समझ सकते हैं, आपके फेसबुक आईडी पासवर्ड या आपकी किसी भी इंपॉर्टेंट सोशल नेटवर्किंग साइट या नेट बैंकिंग किसी भी चीज़ का आईडी पासवर्ड आपसे कोई गलत तरीके से अचीव कर लिया है, ले लिया है और उसको गलत टर्म में यूज कर रहा है, तो वो एक इलीगल माना जाएगा और वो भी एक साइबर सिक्योरिटी के अंडर में आता है, जिसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई का सिस्टम है, प्रावधान है। उसके बाद हमारे पास है ट्रोजन, अ मैलिशियस प्रोग्राम दैट masquerades as a banning application and can take complete control of the victim computer system। दोस्तों जो ट्रोजन अटैक होता है, ये एक मैलिशियस प्रोग्राम हमारे सिस्टम पे सेंड किया जाता है, जिसके अटैक से हमारा पूरा जो सिस्टम होता है वो किसी और के कंट्रोल में चला जाता है। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एक चाइनीज सर्वर है, लॉ मेकर पीसी है, ये है ट्रोजन ईमेल टू गेट टारगेट। इस तरीके का आपको ट्रोजन ईमेल आएगा इस सिस्टम को टारगेट करने के लिए। ट्रोजन कॉन्टेक्ट चाइनीज सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, ये आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा लेगा और डेटा आपका यहाँ पे लूज हो जाएगा। पूरा सिस्टम आपके अटैकर द्वारा कॉन्टेक्ट में आ जाता है, उसके कंट्रोल में हो जाता है, जिसके वजह से भी आपको भारी नुकसान हो सकता है। वो किसी भी तरीके का कोई डिमांड कर सकता है, जो कि ये भी एक साइबर क्राइम के अंडर में आता है। की लॉगर, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रिकॉर्ड एवरी की स्ट्रोक मेड बाय अ कंप्यूटर यूजर स्पेशली इन ऑर्डर टू गेन फ्रॉडलेंट एक्सेस टू पासवर्ड एंड अदर कॉन्फिडेंस। दोस्तों हम लोग, आप सभी लोग जानते होंगे कि मान लीजिए कि किसी भी सिस्टम में आप गलत तरीके से कोई हाइड स्क्रीन रिकॉर्डर लगा देते हैं या एंटी की लॉगर लगा देते हैं। एंटी की लॉगर का मतलब ये होता है, की लॉगर का मतलब समझते हैं, उसके बाद एंटी की लॉगर का मतलब समझते हैं। एंटी की लॉगर तो वो हो गया कि हमें की लॉगिंग अटैक से वो बचाएगा इस तरीके का, क्योंकि अगर कोई इररिलेवेंट वेबसाइट पे आप जाते हैं तो आपका कीबोर्ड काम ही नहीं करेगा। लेकिन जो हमारे पास की लॉगर होता है, की लॉगर सॉफ्टवेयर मतलब ये है कि अगर आप जो भी कीबोर्ड से अपने टाइप करते हैं वो सब एक अलग प्रोग्राम में रिकॉर्ड होता है और उसकी एक फाइल बन के विक्टिम के पास चला जाएगी। मान लीजिए आप फेसबुक पे लॉगिन कर रहे हैं और आपने यूजर डाला, मान लीजिए अपने चैनल के नाम का ही एग्जांपल लेते हैं, computernagar@gmail.com। तो जो आप टाइप कर रहे हैं वो सारा डाटा कीबोर्ड से प्रेस किया हुआ हर एक बटन एक पर्टिकुलर फाइल में सेव होके विक्टिम के पास चली जाती है, जिसको की लॉगर अटैक बोला जाता है। ये कई प्रकार से की जाती हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर भी आते हैं जो कि इस काम को करते हैं। हालांकि प्ले स्टोर पे भी इस टाइप के बहुत सारे हजारों सॉफ्टवेयर हैं। मैं गवर्नमेंट से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस टाइप के जो भी सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, इस तरीके के इररिलेवेंट सॉफ्टवेयर को बंद कर दिया जाए, जिससे किसी भी नॉर्मल पर्सन का डाटा लूज ना हो सके। तो की लॉगर अटैक ये होता है कि किसी भी गलत तरीके से आपके कीबोर्ड के डाटा को किसी सॉफ्टवेयर की मदद से, किसी वेबसाइट की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है और बाद में उस डेटा को यूज किया जाता है। तो ये भी एक साइबर क्राइम है। Online sale of illegal article, it is becoming increasingly common to find the illegal where sale of narcotics, drugs, weapons, wildlife etc। दोस्तों अगर आप इंटरनेट में किसी भी तरीके के इलीगल टर्म्स का सेलिंग करते हैं, जैसे कि हथियार, गोला बारूद और ड्रग्स, कोई भी इलीगल जो हमारे कानून के नज़र में गलत है, अपराध है, अगर उसको आप इंटरनेट के थ्रू ये वेबसाइट बना के या ई कॉमर्स एप्लीकेशन के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा किसी भी तरीके से ऑनलाइन अगर इलीगल आर्टिकल्स को आप सेल करते हैं तो पकड़े जाने पे आपको उसी तरीके का दंड दिया जाएगा जो साइबर क्राइम में इसके ऊपर प्रावधान होगा। ये बिल्कुल एक क्राइम है, इसको आपको किसी भी हाल में नहीं करना चाहिए। वेब जैकिंग ऑकर्स व्हेन समवन फोर्सफुली टेक कंट्रोल ऑफ ए वेबसाइट। दोस्तों ये इसका मतलब ये है कि by cracking the password and later changing it, the actual owner of the website does not have any more control over। दोस्तों मान लीजिए कि आपका कोई सोशल नेटवर्किंग साइट है या कोई आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट है और आपने उसमें नॉर्मल पासवर्ड डाल दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और किसी ने उसको फॉरगेट करके नया पासवर्ड बना लिया, या उसके बगल में ही आपका मोबाइल रखा है जिस पे OTP आया, OTP डाल के उसने कुछ अलग पासवर्ड चेंज कर दिया और
या तो आपसे वो फोर्सफुली आपको किसी भी तरीके से डरा के या धमका के आपका आईडी पासवर्ड ले लिया है, उसको बोला जाता है वेब जैकिंग, और ये भी एक साइबर क्राइम है। साइबर टेररिज्म दोस्तों, यूज ऑफ द इंटरनेट टू कंडक्ट वायलेंट एक्ट दैट रिजल्ट इन और क्रिएटेंस लॉस ऑफ लाइफ और सिग्निफिकेंट बॉडली हार्म इन ऑर्डर टू अचीव पॉलिटिकल गेन्स थ्रू intimidations. Internet terrorism, where terrorist activity including act of deliberate large scale disruption of computer network, especially of personal computer attached to the internet by means of the tools such as computer virus, computer phishing and other malicious software, hardware methods and program script। दोस्तों इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम इंटरनेट पे इलीगल टर्म्स में टेररिज्म को बढ़ावा न दें। किसी भी तरीके का इंटरनेट पे आपके वजह से अपराध नहीं होना चाहिए, किसी को किसी तरीके का कहीं वायलेंट ना हो, किसी तरीके का आप कहीं क्राउड नहीं इकट्ठा कर दिए या कहीं वायलेंट कराना चाहते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल या किसी भी तरीके का वायलेंट अगर आपके द्वारा किया जाता है इंटरनेट के थ्रू, जिसमें किसी के जान माल या किसी भी तरीके का नुकसान होता है, हमारे देश की संप्रभुता और सुरक्षा पे वो सवाल खड़ा करता है और किसी भी तरीके से वो सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन करने में वो बाधा पहुंचाता है और वो गलत है, इलीगल है, तो उसे साइबर टेररिज्म बोला जाएगा। और जो कि ये साइबर क्राइम के अंडर में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये साइबर टेररिज्म है, मोटिवेशन, टारगेट, इम्पैक्ट, मेथड ऑफ एक्शन, डोमेन, टूल ऑफ अटैक, कुछ इस तरीके से अटैक किया जाता है। साइबर स्पेस, नेटवर्क वेलफेयर, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, सोशियल, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियन पीपुल। दोस्तों एक पूरे प्लान के साथ ये सब काम होता है। कहीं से मान लीजिए फेसबुक पे कोई गलत तरीके का एजेंडा चला दिया गया जिसके वजह से क्राउड आ गया, कहीं हिंसा हो गया, कहीं गोली चल गई, कहीं मार हो गया, झगड़ा हो गया इंटरनेट के थ्रू। अभी आप लोगों ने लॉकडाउन में देखा होगा कि गलत और फेक न्यूज की वजह से बहुत सारे मजदूर लोग इधर उधर आ गए थे स्टेशन पे। तो कुछ इस तरीके का आप किसी भी तरीके का टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं इंटरनेट के थ्रू, वो साइबर टेररिज्म बोला जाएगा और वो गलत है, बिल्कुल इलीगल है, उसे साइबर क्राइम के अंडर में हम लोग रखेंगे। और ये केस स्टडी है ऑन नवंबर 26, 2010 अ ग्रुप कॉलिंग इटसेल्फ द इंडियन साइबर आर्मी हैक द वेबसाइट बिलोंगिंग टू द पाकिस्तान आर्मी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पाकिस्तान कंप्यूटर ब्यूरो, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी एटसेट्रा। द अटैक वाज डन एज अ रिवेंज फॉर द मुंबई टेररिस्ट अटैक्स। दोस्तों 26 नवंबर 2010 को इंडियन साइबर क्राइम ने हैक किया था वेबसाइट को जो कि बिलोंग कर रही थी पाकिस्तान आर्मी से, उसके फॉरेन अफेयर से, एजुकेशन मिनिस्ट्री से और फाइनेंस से, पाकिस्तान कंप्यूटर ब्यूरो से, इस्लामिक आइडियोलॉजी। और ये जो अटैक किया गया था एज अ रिवेंज किया गया था, बदले के रूप में किया गया था मुंबई टेररिस्ट अटैक के बदले में। जो मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बदले में इंडियन आर्मी के साइबर टीम ने पाकिस्तान के आर्मी की वेबसाइट और उसके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री की, एजुकेशन की और फाइनेंस, पाकिस्तान कंप्यूटर ब्यूरो, ये सब जो भी इसके मंत्रालय हैं, इसकी वेबसाइट को हैक कर लिया गया था। डेटा, इंफॉर्मेशन इन एनालॉग और डिजिटल फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड और प्रोसेस्ड। डेटा हम लोग किसे कहते हैं? इंफॉर्मेशन इन एनालॉग और डिजिटल फॉर्म, जो भी इंफॉर्मेशन एनालॉग और डिजिटल फॉर्म में हो, दैट कैन बी ट्रांसमिटेड और प्रोसेस, जो कि ट्रांसमिट किया जा सके या प्रोसेस किया जा सके। डाटा एक्सट्रैक्शन, अ प्रोसेस दैट आइडेंटिफाई एंड रिकवर इंफॉर्मेशन दैट मे नॉट बी इमीडिएटली अपेरेंट, जो कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि आइडेंटिफाई करे, रिकवर करे इंफॉर्मेशन को, जो कि इमीडिएटली अपेरेंट नहीं होता है। और इंक्रिप्शन, प्रोसीड्योर दैट कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट इनटू सिंबल टू प्रिवेंट एनीवन बट द इंटेंट रिसिपिएंट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। दोस्तों ये एक तरीके से कह सकते हैं कोड फॉर्मेट में, जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करते होंगे तो लिखता होगा इंड टू इंड इंक्रिप्शन। इंड टू इंड इंक्रिप्शन का मतलब कि आप जिसे मैसेज सेंड कर रहे हैं वही उस मैसेज को पढ़ पाएगा, बीच में कोई नहीं पढ़ पाएगा। सेम इसी तरीके का ये है इंक्रिप्शन, कि हम किसी भी प्लेन टेक्स्ट को कुछ ऐसे सिंबल के रूप में भेज दें जिससे कि उस डेटा को कोई और ना पढ़ पाए। फोरेंसिक वाइप, अ वेरिएबल प्रोसीड्योर फॉर सैनिटाइजिंग अ डिफाइंड एरिया ऑफ डिजिटल मीडिया बाय ओवरराइटिंग ईच बाइट विथ अ नो वन वैल्यू, दिस प्रोसेस प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन ऑफ द डाटा। दोस्तों ये फोरेंसिक वाइप जो होता है ये एक प्रोसीड्योर होता है सैनिटाइज करने के लिए एक डिफाइंड एरिया डिजिटल मीडिया के द्वारा जो ओवरराइट किया गया है,
विथ ईच नोन वैल्यू, एक अलग नोन वैल्यू के तौर पे। और ये जो प्रोसेस होता है क्रॉस कंटिमिनेशन डाटा को प्रिवेंट करता है। और हैंड हेल्ड मोबाइल डिवाइस, हैंड हेल्ड डिवाइस और पोर्टेबल डाटा स्टोरेज डिवाइस दैट प्रोवाइड कम्युनिकेशन, डिजिटल फोटोग्राफी, नेविगेशन सिस्टम, इंटरटेनमेंट, डाटा स्टोरेज एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। एक तरीके से मोबाइल डिवाइसेस का ये इंट्रोडक्शन टाइप कह सकते हैं। और हैज़ वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट अ स्ट्रिंग ऑफ द टेक्स्ट, एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करे। और जनरेटेड बाई हैशिंग फंक्शन, एल्गोरिदम के फॉर्म में ये जनरेट हुआ हो। हैश वैल्यू आर यूज टू क्वेरी लार्ज सम ऑफ डाटा सच एज डाटाबेस और हार्ड ड्राइव फ्रॉम स्पेसिफिक टर्म्स। इन फोरेंसिक, हैश वैल्यू आर आल्सो यूज टू substantiate the integrity of digital evidence और inclusion और exclusion comparisons against known value set। दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बहुत बार किसी डेटाबेस को और हार्डवेयर को कई तरीके से फोरेंसिक जांच का भी हिस्सा बनाया जाता है, लेकिन अगर आप एल्गोरिदम और कंप्यूटर आईटी के छात्र हैं तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। और मीडिया, ऑब्जेक्ट ऑन विच डाटा कैन बी स्टोर्ड इंक्लूड हार्ड ड्राइव, थंब ड्राइव, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, सिम कार्ड फ्रॉम मोबाइल डिवाइस मेमोरी। दोस्तों जो भी हम लोग डाटा जहाँ पे भी सेव करते हैं, जैसे कि हार्ड ड्राइव हो या थंब ड्राइव हो, सीडी डीवीडी हो, फ्लॉपी डिस्क हो, सिम कार्ड हो, मोबाइल डिवाइस हो, और उसके अलावा मेमोरी कार्ड हो कैमरा के लिए एटसेट्रा। मेटा डाटा, डाटा फ्रिक्वेंटली एम्बेडेड विद इन अ फाइल दैट डिस्क्राइब अ फाइल और डायरेक्टरी, कोई भी डाटा जो कि हमेशा फ्रिक्वेंटली एम्बेडेड किया गया है एक फाइल के अंदर में, जो कि एक फाइल या डायरेक्टरी को डिस्क्राइब करे, विच कैन इंक्लूड द लोकेशन, जो कि उस लोकेशन को इंक्लूड करे, वेयर द कंटेंट इन स्टोर, जहाँ पे वो कंटेंट स्टोर है, डेट और टाइम स्टोर है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड परमिशन। एग्जांपल, ईमेल हेडर एंड वेबसाइट सोर्स कोड कंटेन मीटा डाटा। दोस्तों आप वेबसाइट में देखते होंगे कई बार, वेबसाइट डिजाइनिंग के अगर आप छात्र हैं जानते होंगे उसके बारे में, या सोर्स कोड देखते होंगे तो कई बार वहाँ पे मीटा डाटा लिखा होता है, जिसमें ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन पार्ट था वो साइबर सिक्योरिटी वाला हमने डिस्कस कर दिया है। ये है अगला जो है हमारे पास है पार्टीशन, यूजर डिफाइंड सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हम जैसे पार्टीशन बनाते हैं लोकल डिस्क, CDE, जो यूजर के द्वारा डिफाइन किया गया हो एक स्पेसिफिक जगह, सेक्शन, उसको हम लोग पार्टीशन कहते हैं। पार्टीशन कैन बी यूज टू सेपरेट एंड हाइड इंफॉर्मेशन ऑन ए हार्ड ड्राइव। दोस्तों हम लोग पार्टीशन इसलिए बनाते हैं कि अपने डाटा को सेपरेट कर सके, फाइल वाइज फाइल, एप्लीकेशन वाइज, या उसके साइज वाइज, या उसके नेम वाइज, या उसके कैटेगरी वाइज, कुछ इस तरीके का, या कहीं हाइड करने के लिए हम लोग पार्टीशन बनाते हैं। तो ये था हमारा पूरा साइबर क्राइम का एक ओवरव्यू, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो आईटी टूल्स, कंप्यूटर या नॉर्मल जो CCC ओ लेवल या कंप्यूटर का छात्र है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखता है उसी के लिए जानकारी महत्वपूर्ण थी। दोस्तों कोई भी नॉर्मल यूजर जिसको साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानकारी रखनी है कि हम जो इंटरनेट पे कर रहे हैं, फेसबुक पे कर रहे हैं, गूगल पे कर रहे हैं, या देख रहे हैं, या कुछ अपलोड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, कहीं से सेंड कर रहे हैं, वो क्या लीगल डाटा है, क्या वो लीगल टर्म्स में कानूनन अपराध तो नहीं है। तो ये साइबर क्राइम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो कि हम लोगों ने यूपी पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट से इस PDF को डाउनलोड किया था। तो उम्मीद करता हूँ ये साइबर क्राइम के ओवरव्यू वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर अपना रिव्यू दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल कंप्यूटर नगर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो आपको टाइम से अपडेट होती रहेंगी। और अगर यहाँ तक आपने देख लिया है तो ज़रूर वीडियो पसंद आया ही होगा, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम लोगों ने कोशिश किया है इसमें जानकारी देने की। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।